फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स एकेडमी। मैं हूँ रश्मि वोरा। फ्रेंड्स, आपने टैक्सेस के बारे में तो सुना होगा। टैक्सेस कितने तरह के होते हैं, टैक्सेस किस किस को पे करना पड़ता है और किसके लिए कौन एलिजिबल है टैक्स पे करने के लिए, कौन नहीं है, ठीक है, और किस किस कैटेगरी के अंडर आते हैं टैक्सेस। तो मैंने इससे पहले आपको एक दो वीडियोस बना के दिखाए हैं, 3-4 वीडियोस हैं टैक्स लॉ के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर। तो टैक्सेशन का जो सब्जेक्ट है वो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए, बीकॉम के लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो होते हैं, सीए के स्टूडेंट्स के लिए और लॉ के स्टूडेंट्स जो लॉ ऑफ टैक्सेशन पढ़ते हैं उन सब के लिए ही कंपलसरी है। तो आज आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक बताने वाली हूँ कि द टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस कितने तरह के होते हैं। पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी, फिर इसके 2 टाइप्स होते हैं वो बताऊंगी, और उन दोनों टाइप्स के अंदर सब टाइप्स कितने हैं, दोनों के अंदर कितने कितने तरह के वो वाले टाइप्स आके टैक्सेस आते हैं। सो प्लीज़ लिसन इट केयरफुली। आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले मैंने आपको बताया था एसएससी कौन होता है, यानी करदाता कौन होता है, ठीक है, और टैक्सेस की हिस्ट्री और एवोल्यूशन क्या है, ये सारे वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको ये भी देखने हो तो प्लीज़ यू कैन गो थ्रू ऑन माई चैनल लर्नर्स एकेडमी। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। इसका मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन देती हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा। इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक एंड वेलफेयर स्टेट हैज़ टू इम्प्लीमेंट वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम्स इन परसुएंस ऑफ आइडियल्स एंड गोल्स एंड एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो गोल्स लिखे हुए हैं, हमें हमारे देश के लिए, स्टेट को क्या करना है, जो हमारे स्टेट की ड्यूटी बनती है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की ये ड्यूटी है कि वो इसके लिए कुछ काम करे, वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए था, ठीक है, ताकि अपने गोल्स को अचीव किया जा सके जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं। टू इम्प्लीमेंट द वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम्स, इन प्रोग्राम्स को, वेलफेयर प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए दे गवर्नमेंट, कौन कौन है, दे के अंदर कौन कौन आते हैं, गवर्नमेंट, यूनियन एंड स्टेट, नीड्स, ये तीनों आते हैं, नीड्स, ह्यूज फंड्स, इसलिए इनको इन वेलफेयर प्रोग्राम्स को चलाने के लिए इनको बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड हैंस लेवाइज ऑन पीपल वेरियस टैक्सेस टू प्रोक्योर द फंड्स, और इसीलिए फंड्स को इकट्ठा करने के लिए जो लोगों के ऊपर ये लोग टैक्स लगाती है, गवर्नमेंट हो गई, स्टेट हो गई, यूनियन, ये सब हमारे ऊपर, लोगों के ऊपर टैक्स लगाते हैं ताकि फंड इकट्ठा किया जा सके। देयरफॉर टैक्सेस आर द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनी गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स। मतलब पब्लिक वेलफेयर के प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि स्टार्ट करने के लिए, फोर्स में लाने के लिए इन प्रोग्राम्स को, गवर्नमेंट को क्या करने का मेन सोर्स ही यही है, टैक्सेस, ठीक है। टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट का मेन सोर्स हो जाता है ताकि वो सारे वेलफेयर के, पब्लिक वेलफेयर के प्रोग्राम्स को स्टार्ट कर सके। जैसे कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो गए, इनके लिए भी हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया रोड्स का, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एटसेट्रा, इन सब कामों के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है। हाउएवर इट इज़ टू बी बॉर्न इन माइंड, इसीलिए ये दिमाग में रखना चाहिए दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट लेवाई टैक्सेस डायरेक्टली, कि गवर्नमेंट जो है अपनी मर्जी से टैक्सेस को नहीं लगा सकती, सीधे सीधे नहीं लगा सकती, बट ओनली बाय पासिंग लेजिस्लेशन, ये लेजिस्लेशन, एक्ट या इनेक्टमेंट। गवर्नमेंट को जो है लेजिस्लेशन या पास करने पड़ते हैं, या एक्ट्स बनाने पड़ते हैं, या इनेक्टमेंट्स लानी पड़ती हैं उसके लिए। और इंडिया के अंदर जो चीफ लॉ मेकिंग अथॉरिटी है इस पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट है जो कि लेजिस्लेशन का और इसका एक्ट्स का या एनेक्टमेंट्स का काम करती है, विच इज ऑल्सो नोन एज द सुप्रीम लेजिस्लेचर, जिसको कि सुप्रीम लेजिस्लेचर भी कहा जाता है। लेकिन बट इट कैन नॉट पास द लॉज, मतलब ये जो है खुद अपने आप पास नहीं कर सकती, सारे के सारे लॉज को जो है लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट, पार्लियामेंट अपने आप पास नहीं कर सकती, एंड डेलीगेट नहीं कर सकती, कैन नॉट पास all the laws and delegate the law of making power under delegated decisions to the subordinate अथॉरिटीज़, ठीक है। तो ये खुद अपने आप पास भी नहीं कर सकती, ये किसी और को भी डेलीगेट नहीं कर सकती है अपनी पावर्स, जो कि डिसीजंस होते हैं, टू द सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज़ को नहीं दे सकती है, और बॉडीज़, और ऐसी बॉडीज़ जिनका, जो कि नेमली है स्टेट लेजिस्लेचर या लोकल बॉडीज़ लाइक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज़, कंपनीज, कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा, तो इन सबको डेलीगेट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो सिर्फ पार्लियामेंट का ही काम होता है, दिस इज द सुप्रीम लेजिस्लेचर बॉडी, ये खुद ही सारे लॉज बनाती है और पास करती है तभी, और जो भी टैक्सेस वगैरह भी लगाने होते हैं वो भी पार्लियामेंट जो है पास करती है, दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पास होती है, प्रेसिडेंट की स्टेम्प लगती है, परमिशन या कंसेंट मिलता है प्रेसिडेंट का भी, उसके बाद में लॉज या एक्ट्स पास होते हैं, आपको ये बात पता होगी। तो टैक्सेस लगाने के लिए भी ये सारे प्रोसेस करना पड़ता है फाइनेंस डिपार्टमेंट को, ठीक है। आगे बताती हूँ टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस कितनी तरह के होते हैं फ्रेंड्स, देखिए।
टैक्सेस द मेन सोर्स ऑफ अर्निंग ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट और कैटेगराइज अंडर 2 हेड्स। देखिए टैक्सेस जो है वो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग होता है, मतलब आय का मुख्य स्रोत जो है टैक्सेस ही कर ही होते हैं। तो वो किसके होते हैं? गवर्नमेंट के, सेंट्रल हो या स्टेट हो, ठीक है, चाहे और वो कैटेगराइज की गई है 2 हेड्स के अंदर। इसके 2 हेड्स क्या हैं? 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं। नंबर 1 होता है डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये दोनों डिपेंड करते हैं अपॉन द वे ऑन विच दे आर इम्प्लीमेंटेड। ये डिपेंड करता है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट कैसे किए जाएंगे, मतलब गवर्नमेंट कैसे टैक्सेस को लगाएगी और किस किस प्रोडक्ट पे, सर्विसेज पे, गुड्स पे, परचेज, सेल जो भी है, किस चीज़ पे कितना टैक्स लगाएगी ताकि लोग आराम से उसको पे कर सकें, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंट करवाना भी गवर्नमेंट का काम होता है। तो अब आपको मैं बताती हूँ, इंट्रो दूंगी थोड़ा सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का, उसके बाद इनके एग्जांपल्स बताऊंगी डायरेक्ट टैक्सेस के अंडर कौन कौन से आते हैं और इनडायरेक्ट में कौन से आते हैं। देखिए डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं आर दोज विच आर पेड डायरेक्टली। ये डायरेक्टली पे किए जाने वाले टैक्सेस होते हैं जो कि इंडिविजुअल के द्वारा, एक आम व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए हो गए इनकम टैक्स हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, ये रिपील हो चुका है, एक्सेट्रा। वेयर एज, और ये सारे हो गए डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में आएंगे। और इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज, वो होते हैं विच आर नॉट लेवाइड डायरेक्टली, जो कि डायरेक्टली नहीं लगाए जाते हैं, ठीक है, बट इम्पोज किए जाते हैं अपॉन सर्टेन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर या कमर्शियल और अदरवाइज, मतलब और चीज़ों के ऊपर। जैसे कोई भी आप कमर्शियल ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, तो उनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखा होता है, ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस, ऑल इंक्लूसिव लिखा होता है। आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप उसमें पढ़ेंगे MRP के अंदर लिखा होता है ऑल टैक्सेस इंक्लूसिव। तो वो जो इंक्लूसिव लिखा होता है दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब ऑलरेडी उसके अंदर टैक्स इंक्लूड है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो लगाए जाते हैं गुड्स या सर्विसेज पे, यानी कि जो चीज़ें आप, पदार्थ, कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं या जो सर्विसेज आप ले रहे हैं, किसी की अभी आप सर्विसेज ले रहे हो, तो वो उसके अंदर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस अपने ऐड करके लेते हैं। जैसे कहते हैं ना, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो सर्विस टैक्स एक्स्ट्रा लगता है उसके ऊपर। कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके ऊपर आपका टैक्स अलग लग जाता है, जैसे GST लग जाता है ना, सेल्स टैक्स लग गया। तो ये टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट जो उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। फॉर एक्स्ट्रा, आप कहीं पे जैसे सर्विस, आप कहीं होटल में घूमने जा रहे हो कहीं, तो आप होटल बुक कराओगे तो उसके अंदर रूम के चार्जेस के साथ में GST इंक्लूडेड होता है। कई जगह पे लिखा होता है इंक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड। तो वो जो टैक्सेस होते हैं, सर्विस टैक्स, गुड्स ये और GST जो होता है, ये सारी आप सर्विसेज के ऊपर भी ले रहे हो, ठीक है ना। तो वहाँ से सर्विस ले रहे हो तो उसके ऊपर वो अपना टैक्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, सर्विसेज टैक्स ऑन परचेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। आप मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि गुड्स, कोई मूवेबल गुड्स खरीद रहे हो, कोई सामान खरीद रहे हो, एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज, या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई जैसे शॉप, बिल्डिंग, हाउस, गोडाउन, ठीक है, इमूवेबल जिनको आप मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह हो गए या फिर टेलीफोन बिल्स हो गए, इन पे भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं। और हो गए ऑल्सो सेल्स टैक्स, कमर्शियल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स एक्सेट्रा, ये सारे पे भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं। रिसेंटली पार्लियामेंट ने जो पास किया था कुछ साल पहले, अभी 4-5 साल हो गए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको आप आज GST के नाम से जानते हो। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। एंड स्टेट जनरल सेल्स टैक्स, इसको बोलते हैं SGST, स्टेट का जनरल सेल्स टैक्स होता है। और देन हार्मोनाइजिंग सेंट्रल एंड सेल्स टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इसलिए इसको हार्मोनाइज कर रहे हैं, स्टेट्स के अंदर कौन से टैक्स लगेंगे। अगर आप वो स्टेट्स में कर रहे हैं, सेंट्रल के अंदर अलग लगेगा, इंटर स्टेट में अलग लगेंगे। ये आपको मैं GST का लास्ट में पॉइंट है उसके अंदर मैं बताऊंगी। GST जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है, तो उसके क्या GST भी 3-4 तरह का होता है, तो वो मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगी। तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि GST जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और आजकल तो सबसे पहले चल ही रहा है, इसलिए सबको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। चाहे वो बिजनेसमैन है या कोई आम स्टूडेंट है या कोई भी है, उनको पता होना चाहिए कि GST क्या है और कब कहाँ कितना GST लगता है, टैक्स कटेगा आपका। इसकी नॉलेज अगर आपको नहीं होगी तो आपके साथ धोखा भी हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इसलिए आपको यू शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ डायरेक्ट टैक्स के बारे में। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया एग्जाम्पल, तो अब मैं बताती हूँ डायरेक्ट टैक्स का थोड़ा सा और भी एक बार और देती हूँ। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं, अर्लियर जो मैंने आपको बताया था कि टैक्सेस वो होते हैं जो हम डायरेक्टली पे करते हैं। दीज टैक्सेस आर लेवाइड डायरेक्टली ऑन एनी एंटिटी, किसी भी एंटिटी, इंडिविजुअल के ऊपर लगते हैं। कैनॉट बी ट्रांसफर्ड ऑन टू एनी वन एल्स, किसी और पे ट्रांसफर नहीं हो सकते। वन ऑफ द बॉडीज
that overlooks these direct tax is the Central Board of Direct Taxes। ये जो टैक्सेस लगाती है, डायरेक्ट टैक्सेस को लगाने की इसकी बॉडी का नाम है, जो लगाती है डिपार्टमेंट, उसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT। ठीक है, ये जो है डायरेक्ट टैक्सेस को लगाते हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट का पार्ट है, ऑफ रिवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट का पार्ट है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट का। ठीक है, इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस, ये बहुत सारे काम करती है, एंड टेक्स ऑल नेसेसरी स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस डायरेक्ट टैक्सेस और लेजिस्लेशंस। मतलब ये बहुत अच्छे से काम करती है, नेसेसरी स्टेप्स लेती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो जितने भी टैक्सेस लगाए जाते हैं। ठीक है, चाहे वो और एक्ट्स इन एक्सपेंस बनाई जाती हैं इंश्योर करने के लिए प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस हो रही है कि नहीं हो रही, तो ये डिपार्टमेंट का काम होता है ये सारा कुछ देखना। सम ऑफ द टैक्स लेजिस्लेशंस फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी आर एन्यूमरेटेड डिटेल बिलो। तो अब मैं आपको इसके टाइप्स बताती हूँ कौन कौन से हैं, डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या आते हैं। तो ये हैं एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में सबसे पहला आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ये वेल नोन नेम है और लीस्ट अंडरस्टूड टैक्स है, मतलब लोगों को समझ में जल्दी नहीं आता कई बार। इट इज़ द टैक्स दैट इज़ लेवाइड ऑन योर अर्निंग। ये ऐसा टैक्स है जो आपकी अर्निंग यानी कि इनकम जो हो रही है इन अ फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो आपकी इनकम हो रही है उसके ऊपर लगाया जाता है। देयर आर मैनी फैसेट्स ऑफ इनकम, फैसेट्स टू इनकम टैक्स सच एज टैक्स स्लैब्स। क्या है मतलब फैसेट्स, मतलब बहुत सारे पहलू हैं इसके कि भाई इनकम टैक्स जो है किस चीज़ पे कितना कितना लगेगा। जैसे कि टैक्स का स्लैब क्या होगा, कैसे लगना है, टैक्सेबल इनकम कौन सी है, टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए, या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या है, यानी कि TDS जो कट रहा है, आपने सुना होगा बैंक वाले TDS काटते हैं, वो क्या है और क्यों लगता है। रिडक्शन ऑफ टैक्सेबल इनकम की रिडक्शन कैसे हो जाती है, कम क्यों हो जाती है मतलब। ठीक है, द टैक्स इज एप्लीकेबल टू बोथ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। जो इनकम टैक्स होता है ये दोनों के ऊपर लगाया जाता है, कंपनीज के ऊपर भी और इंडिविजुअल्स के ऊपर भी। फॉर इंडिविजुअल्स द टैक्स दैट दे हैव टू पे डिपेंड्स ऑन विच टैक्स ब्रैकेट दे फॉल इन। मतलब इनकम टैक्स जो इंडिविजुअल्स के ऊपर लगाया जाता है वो ये देखा जाता है कौन सी ब्रैकेट के अंदर वो आ रहे हैं, कौन सी ब्रैकेट मतलब कौन से टैक्स स्लैब क्या बैठ रहा है उनके ऊपर, किस हिसाब से उनको टैक्स पे करना पड़ेगा इंडिविजुअल्स को। तो दिस ब्रैकेट और स्लैब, इस ब्रैकेट या स्लैब को ये डिटरमाइन किया जाता है कि टैक्स टू बी पेड बेस्ड ऑन द एनुअल इनकम ऑफ द असेसी। असेसी का मीनिंग आपको मैंने बताया था करदाता, इसकी मैंने पूरी डेफिनेशन एक्सप्लेन की है अपने वीडियो में, आप देख लीजिएगा। तो इसमें ये बोला है कि ये टैक्स या स्लैब जो है डिटरमाइन करता है टैक्स कितना पे करना है एनुअल इनकम ऑफ द असेसी, मतलब जो पे करने वाला पर्सन है उसकी एनुअल यानी कि सालाना इनकम कितनी है, आय कितनी है। एंड रेंजेस फ्रॉम नो टैक्स टू 30%, मतलब ये रेंज करती है बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा से लेकर 30% तक, जिसकी जितनी इनकम उसके हिसाब से उनके ऊपर टैक्स लगेगा। उसकी एक रेंज दी गई है, मतलब अगर आपकी जैसे 5 लाख तक की छूट दे रखी है इस समय गवर्नमेंट ने कि आपकी अगर एक साल में 5 लाख की इनकम है तो आपको 5 लाख तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नील की रिटर्न जाएगी आपकी, सबमिट होगी इनकम टैक्स रिटर्न। और अगर आपका 5 लाख से ऊपर 1 रुपया भी हो गया तो उसके हिसाब से आपके ऊपर 1%, 5%, 10% जो गवर्नमेंट ने रेंज फिक्स कर रखी है कि भाई 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, 10 लाख से 20 लाख पे कितना लगेगा, 20 से 50 पे कितना लगेगा, 50 से 1 करोड़ पे इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, उस हिसाब से आपके ऊपर टैक्स की रेंज के अंदर आप आएंगे। फॉर द हाई इनकम रेंज ग्रुप्स, मतलब ये 30% हाई इनकम ग्रुप तक के लिए जाता है जिनकी जितनी ज़्यादा इनकम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनकम टैक्स का आपको समझ में आ गया होगा, इनकम टैक्स कैसे लगता है और किस किस पे लगता है। ठीक है, कितना इनकम टैक्स की एक परसेंटेज होती है। सेकंड कैटेगरी डायरेक्ट टैक्स के अंदर आती है कैपिटल गेन्स टैक्स। इसमें ये कहा जाता है कि जो कैपिटल गेन्स हैं, दिस इज अ टैक्स दैट इज पेएबल व्हेन एवर यू रिसीव अ साइजेबल अमाउंट ऑफ मनी। मतलब ये कैपिटल गेन्स का मतलब होता है कि आपके पास जितनी कैपिटल है उसके ऊपर आपको बहुत बड़ा अमाउंट अगर कोई मनी का आया है, आपको मिला है। इट कुड बी फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट और फ्रॉम, ये इन्वेस्टमेंट से भी हो सकता है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रही हो, या फिर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी, या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है उससे आपको कोई इनकम आई हो तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इट इज़ यूजुअली ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 तरह का होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी कहा जाता है फ्रॉम उन इन्वेस्टमेंट पे जो कि लेस देन 36 मंथ, जो 36 महीने से कम पे होती हैं। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो होते हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि होती है लॉन्गर देन 36 मंथ्स, यानी कि 3 साल से कम वाले पे भी लगता है शॉर्ट टर्म गेन कैपिटल गेन लगता है, और
3 साल से ऊपर वाली जो अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है उन पे आपको कोई इनकम हो रही है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आएंगे, ठीक है, कहलाते हैं। द टैक्स एप्लीकेबल फॉर ईच, मतलब जो भी टैक्स एप्लीकेबल होगा फॉर ईच इज़ आल्सो वेरी डिफरेंट, मतलब दोनों पे भी जो भी टैक्स लगेगा वो डिफरेंट होता है, ठीक है। सिंस द टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म गेन्स इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द इनकम ब्रैकेट, मतलब शॉर्ट टर्म गेन्स जो होते हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं, इनकम ब्रैकेट कितनी है आपकी, दैट यू विल फॉल इन, कितनी इनकम के अंडर आप आ रहे हैं, ठीक है। एंड द टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म गेन्स, जो लॉन्ग टर्म गेन्स होते हैं इज़ 20%, उसके ऊपर 20% लगता है। और जो इंटरेस्टिंग थिंग है इस चीज़ के बारे में, एक्ट के बारे में, इज़ दैट द गेन्स जो होते हैं डज नॉट ऑलवेज हैव टू बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। ये गेन मतलब गेन जो फ़ायदे होते हैं, गेन्स जो होते हैं ये मनी की फॉर्म में नहीं होते। इट कुड ऑल्सो बी एन एक्सचेंज इन काइंड एक्सचेंज की तरह से होते हैं, इन विच केस द वैल्यू ऑफ द एक्सचेंज विल बी कंसिडर्ड फॉर टैक्सेशन। तो उसमें ये देखा जाता है कि जो आपने एक्सचेंज किया है, एक चीज़ के बदले दूसरा लिया है, आपने कैपिटल जो ली है, किस कैपिटल से आपको कितना मुनाफा हो रहा है, गेन्स होते हैं, मुनाफे फ़ायदे हो रहे होते हैं, उनके ऊपर उस हिसाब से ही टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। तो ये था कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आता है इसका सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज़ के ऊपर जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं, आपकी सिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसे आपकी शेयर्स हो गए, शेयर मार्केट के बारे में आपने सुना होगा, शेयर्स डिबेंचर्स जो खरीदते हैं उनको सिक्योरिटीज़ बोला जाता है। तो ये जो सिक्योरिटी में आप जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, आप सेल परचेज कर रहे हैं शेयर्स की, ठीक है, उनको ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो इस कैटेगरी के अंदर आता है, वो भी आपकी टैक्सेबल इनकम मानी जाती है। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि इफ़ यू नो हाउ टू ट्रेड प्रॉपरली, आपको कैसे पता ऑन स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट के अंदर होता है सारा ट्रेड एंड सेल जो होता है, ट्रेड का बिजनेस है, ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़ में, यानी कि शेयर मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट को शेयर मार्केट बोला जाता है। इसमें आप शेयर्स की जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, सेल परचेज, उसके ऊपर टैक्स लगता है। यू स्टैंड टू मेक अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी, इसके अंदर आप बनाते हैं सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी, आप अच्छा पैसा कमा लेते हैं। दिस टू इज अ सोर्स ऑफ इनकम, ये भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, बट इट हैज़ इट्स ओन टैक्स, इसके ऊपर अपना टैक्स लगता है, विच इज़ नोन एज अ सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन एक्ट। मतलब आप कितना सेल परचेज आप ट्रांजैक्शन से कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं उसकी शेयर्स की, उसके ऊपर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन एक्ट टैक्स लगेगा। हाउ दिस टैक्स इज लेवाइड इज बाय एडिंग द टैक्स टू द प्राइस ऑफ द शेयर, मतलब वो टैक्स जो है वो प्राइस ऑफ शेयर के अंदर ऐड कर लिया जाता है, उस हिसाब से ही टैक्स लगाया जाता है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि दैट एवरी टाइम जब भी आप यू बाय और सेल शेयर, आप खरीदेंगे या बेचेंगे शेयर्स को, यू पे दिस टैक्स, जितनी बार आप खरीदेंगे या बेचेंगे आप ये टैक्स देंगे। ऑल सिक्योरिटीज ट्रेडेड ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज हैव दिस टैक्स अटैच्ड टू दैम, मतलब इंडियन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर आपको ये सारे टैक्सेस लगे हुए दिखेंगे। ऑल सिक्योरिटीज, हर सिक्योरिटीज के ऊपर आप अगर कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये टैक्सेस जरूर लगेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है परक्विजिट टैक्स। ये भी डायरेक्ट टैक्स का ही एक टाइप है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस के कई टाइप्स हैं, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस के भी कई टाइप्स हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन 20 मार्क्स में पूछा जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को इलेबोरेट करके बताइए, तो आपको ये सारे टाइप्स लिखने पड़ेंगे एग्जाम में, नहीं तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। परक्विजिट टैक्स क्या होता है? इसका मतलब होता है अनुलाभ। परक्विजिट का मतलब, परक्विजिट्स आर ऑल पर्क्स और प्रिविलेजेस, ये वो होते हैं परक्विजिट्स, उनको बोला जाता है कि जो पर्क्स या प्रिविलेजेस दिए जाते हैं ना, दैट एम्प्लॉयर्स मे एक्सटेंड टू एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ को कुछ अच्छी जगहों पे, कुछ अच्छी कंपनीज जो बड़ी बड़ी होती हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल जैसे कि जजेस वगैरह के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस होती हैं कई जगह पे। किसी को प्रिविलेजेस का मतलब होता है आपको स्पेशल एक वो दी गई है, पावर या अथॉरिटी दी गई है, या एक स्पेशल बेनिफिट दिया जा रहा है आपको, ठीक है ना। कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर एम्प्लॉयज़ जो हैं को मिलता है प्रिविलेजेस, ठीक है, पर्क्स मिलते हैं। दिस प्रिविलेजेस में इंक्लूड अ हाउस प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, आ गया ना कि भाई ये इन प्रिविलेजेस के अंदर क्या हो सकता है, कंपनी ने आपको घर खरीद के दे रखा, घर लेके दे रखा हो, और कार, कोई कार दे रखी हो, और फॉर यूज़, ऑफिस के यूज़ के लिए गिवन टू यू बाय द कंपनी ने दे रखी है। दीज पर्क्स आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू बिग कंपनसेशन, ये कोई लिमिटेड नहीं है कंपनसेशन के लिए, लाइक कार्स एंड हाउसेज, सिर्फ कार या हाउसेज तक ही लिमिटेड नहीं है। दे कैन इवन इंक्लूड थिंग्स लाइक कंपनसेशन फॉर फ्यूल, मतलब ये हो सकता है कि आपको कंपनी आपको फ्यूल भी दे रही हो, फ़ोन बिल्स भी दे रही हो, है ना, ये सारे भी, ये भी पर्क्स के अंदर या प्रिविलेजेस के अंदर आते हैं। हाउ दिस टैक्स इज लेवाइड इज बाय फिगरिंग
out how that perk has been acquired by the company or used by the employee। तो इनके ऊपर ये देखा जाता है, फिगर आउट किया जाता है कि आपने कितना खर्चा किया है, कंपनी ने कितना आपको दिया है यूज़ करने के लिए और आपने कितना यूज़ किया है, उसके बेसिस पे भी कंपनी के ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है। इन द केस ऑफ कार्स के केसेस में इट मस्ट बी सो दैट अ कार प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, अगर कार को प्रोवाइड की गई है कंपनी से तो एंड यूज़ की गई है पर्सनल यूज़ के लिए, ऑफिशियल पर्पज़ के लिए नहीं, दोनों के पर्पज़ के लिए, इज़ एलिजिबल फॉर द टैक्स, वेयर एज कार यूज ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पज इज़ नॉट। मतलब अगर आपको दी गई है, आप कार को दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपके ऊपर टैक्स भी लगेगा। ठीक है। और कंपनी के ऊपर भी टैक्स लगेगा जिन्होंने आपको कार प्रोवाइड की है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था परक्विजिट टैक्स, मतलब कि अनुलाभ, जिसको कि पर्क्स और प्रिविलेजेस जिसके अंदर ऐड होती हैं, तो इनके ऊपर भी टैक्स लगता होता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्पोरेट टैक्स। अब ये कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स इज द इनकम टैक्स, ये भी एक इनकम टैक्स है दैट इज पेड बाय कंपनीज। ये जो होता है कॉर्पोरेट होता है, मतलब कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट वर्ड यूज़ किया जाता है, जहाँ कंपनीज होती है उसको कॉर्पोरेट बोला जाता है। तो ये कंपनीज के थ्रू दिया जाने वाला होता है, फ्रॉम रिवेन्यू दे अर्न, ये अपनी रिवेन्यू से ही देते हैं जो कमाती हैं कंपनियाँ। दिस टैक्स ऑल्सो कम्स विद द स्लैब ऑफ इट्स ऑन दैट डिसाइड हाउ मच टैक्स द कंपनीज हैज़ टू पे, कंपनीज को कितना टैक्स पे करना है ये उस पर उनकी स्लैब के ऊपर डिसाइड किया जाता है। तो इसलिए इनके लिए जो स्लैब डिसाइड किया गया है कंपनीज की इनकम के लिए, उसके अकॉर्डिंग ही कंपनीज को पे करना पड़ता है। फॉर अ डोमेस्टिक कंपनी विच हैज़ अ रेवेन्यू ऑफ लेस देन 1 करोड़, मतलब अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है जिसका रेवेन्यू 1 करोड़ से कम है पर एनम, एक साल के अंदर, तो उनको दे डू नॉट हैव टू पे द दिस टैक्स पर एनम, वोंट हैव टू पे दिस टैक्स, वही बात होगी ना, इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। बट वन दैट हैज़ अ रेवेन्यू ऑफ मोर देन ₹1 करोड़ पर एनम, जिनका रेवेन्यू 1 करोड़ से ज़्यादा है, विल हैव टू पे दिस टैक्स, उनको ये टैक्स पे कर कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा जिनका रेवेन्यू 1 करोड़ से ज़्यादा है। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड, इसलिए रेफर किया जाता है टू एज अ सरचार्ज, इसको सरचार्ज भी बोला जाता है, एंड इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट, तो ये डिफरेंट होता है हर रेवेन्यू ब्रैकेट के लिए, डिफरेंट होता है हर कंपनीज के लिए। इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट फॉर इंटरनेशनल कंपनीज, ये इंटरनेशनल कंपनीज के लिए भी डिफरेंट होते हैं। वेयर द कॉर्पोरेट टैक्स में भी, कॉर्पोरेट टैक्स जो भी होता है उनके लिए, इंटरनेशनल कंपनीज के लिए 41.2% है इफ़ द कंपनी हैज़ अ रेवेन्यू ऑफ लेस देन 10 मिलियन एंड सो ऑन। अगर, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि अगर जहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 10 मिलियन से कम है तो उनका इतना टैक्स लगेगा 41.2% एंड सो ऑन, उसी हिसाब से इनका जो स्लैब फिक्स किया गया है। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है डायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी के अंदर वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स क्या है फ्रेंड्स, अब इसके बारे में आप सुन लीजिए ध्यान से। द वेल्थ टैक्स गवर्न बाय द वेल्थ टैक्स एक्ट, जो वेल्थ टैक्स है वेल्थ टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है, और ये अलाउ करता है गवर्नमेंट को टू इम्पोज करे कि भी टैक्सेस ऑन द नेट वेल्थ ऑफ द पर्सन की कितनी नेट वेल्थ कितनी है, टोटल इनकम कितनी है, वो कितना अमीर है, समझ लीजिए एक तरह से वेल्थ बोला जाता है, कितना अमीर है उस पर्सन के ऊपर, उस हिसाब से लगता है। या फिर HUF के ऊपर, HUF होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और अ कंपनी, और या कंपनी के ऊपर, तो इन सब के ऊपर भी वेल्थ टैक्स लगता है। ये टैक्स जो होता है वो सेट किया गया था टू बी एबॉलिश्ड, मतलब इसको एबॉलिश किया गया था 2016 में। बट अंटिल देन द टैक्स लेवाइड ऑन द नेट वेल्थ इज अबाउट 1%, लेकिन तब तक अब किया जाता है, अभी भी किया जाता है 1% ऑफ द वेल्थ के ऊपर 1% टैक्स अभी भी लगता है। दैट एक्सीड्स ₹30 lakhs, उनके ऊपर जिनकी की 30 लाख से ऊपर की वेल्थ होती है, देयर हैव टू पे वेल्थ टैक्स, इसलिए उनको 1% टैक्स पे करना पड़ता है जिनकी वेल्थ 30 लाख से ऊपर है। और दीज ऑर्गेनाइजेशंस कुड बी, और कौन कौन सी हो सकती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन जिन पे वेल्थ टैक्स लगता है, ये हो सकती हैं ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म्स, या सोशल क्लब्स, या पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेट्रा, इन सब के ऊपर वेल्थ का टैक्स लगाया जाता है। तो ये था वेल्थ टैक्स के बारे में, आपको पता चल गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल्स। अब मैं आपको बताती हूँ इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस की पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। देखिए, बाय डेफिनेशन इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस दैट आर लेवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो इनडायरेक्ट होता है, और ये डिफर होते हैं हर फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस से अलग होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट लेवाइड ऑन अ पर्सन। ये पर्सन के ऊपर ऐसे नहीं लगाए जाते हु पेज,
देम डायरेक्टली, जो डायरेक्टली पे करते हैं उनके ऊपर नहीं लगाए जाते हैं। टू द गवर्नमेंट, मतलब जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं उनके ऊपर नहीं लगाए जाते। दे आर इंस्टेड लेवाइड ऑन प्रोडक्ट, ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाए जाते हैं। एंड आर कलेक्टेड बाय एन इंटरमीडियरी, मतलब इंटरमीडियरी जो होते हैं लोग, बीच बीच में बिचौलिए होते हैं, वो कलेक्ट करते हैं। द पर्सन सेलिंग द प्रोडक्ट, जैसे कि जो पर्सन प्रोडक्ट को बेच रहा है वो इंटरमीडियरी कहलाएगा, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा और वो खरीद नहीं रहा, मतलब हम आम सिटीजन नहीं है, उसका कंज्यूमर नहीं है। तो जो बेच रहा है पर्सन वो मीडियरी कहलाएगा। इंटरमीडियरी मतलब बीच का पर्सन, ठीक है। तो उनके द्वारा ये कलेक्ट किया जाता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का हो सकता है कैन बी वैट, VAT मतलब वैल्यू एडिड टैक्स होता है। और टैक्सेस ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, मतलब अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो उन पे लगता है, सेल्स टैक्स पे एटसेट्रा। वैट, गुड्स और सेल्स टैक्स वगैरह इन सब पे लगते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। दीज टैक्सेस आर लेवाइड बाय एडिंग देम टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब गुड्स के प्राइस के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है इन टैक्सेस। या फिर जो सर्विसेज या प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, विच टेंड टू परचेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, पुश द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अप, मतलब इसकी वजह से क्या होता है, कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की बढ़ जाती है। आप जो सर्विसेज या गुड्स प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं उनके ऊपर ये इनडायरेक्ट टैक्स लगने से उसकी रेट कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ इसके इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्या हैं। दीज आर सम ऑफ द कॉमन इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट यू पे, जो आप पे करते हो कॉमन इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये सारे, ठीक है। सबसे पहला है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स किस पे लगता है, क्यों लगता है, देखिए। एज द नेम सजेस्ट करता है, सेल टैक्स ये टैक्स होता है जो कि लेवाई किया जाता है ऑन अ सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं कोई, उसके ऊपर सेल प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जाता है। दिस प्रोडक्ट कैन बी समथिंग दैट वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ऐसा ये प्रोडक्ट ऐसा भी हो सकता है जिसको इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किया गया या फिर इंपोर्ट किया गया हो, आयात किया गया हो। कैन इवन कवर सर्विसेज रेंडर्ड, इसके ऊपर सर्विसेज भी कवर की जाएंगी कि भाई कौन कौन सी सर्विसेज इसके ऊपर लगी हैं। दिस टैक्स इज लेवाइड ऑन द सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, ये टैक्स जो लगता है प्रोडक्ट को या उस उत्पाद को बेचने वाले के ऊपर। हु देन ट्रांसफर्स इट, और जो इसको ट्रांसफर करता है ऑन टू द पर्सन, उस पर्सन पे जो इसको खरीदेगा। सेट प्रोडक्ट्स विद द सेल्स टैक्स एडेड टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो पर्सन इस प्रोडक्ट को खरीदेगा, पर्सन मीन्स कंज्यूमर, कंज्यूमर नहीं पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि कंज्यूमर सिर्फ वो होता है जो उसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो जो भी इंसान उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है उसके अंदर उसके ऐड हो जाएगा टैक्स, ठीक है। सेल्स टैक्स इंक्लूडेड होता है। द लिमिटेशन ऑफ दिस टैक्स इज दैट इट कैन बी लेवाइड ओनली वंस फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इसके अंदर मेन बात ये होती है कि सेल्स टैक्स सिर्फ एक ही बार यूज होता है, लगाया जाता है उस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, पर्टिकुलर, विच मीन्स अगर दैट इफ द प्रोडक्ट सोल्ड, अगर वो प्रोडक्ट दोबारा से बेचा जाता है तो सेल्स टैक्स उसके ऊपर दोबारा से नहीं लगाया जाता, ठीक है। एक प्रोडक्ट के ऊपर एक ही बार सेल्स टैक्स लगाया जाता है। तो ये था सेल्स टैक्स जिसको कि इनडायरेक्टली लगाया जाता है, और ये गुड्स एंड ये जो है लेवाई किया जाता है सेल ऑफ प्रोडक्ट पे, जो प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है उसके ऊपर लगाया जाता है, और ये बिचौलिया उनके द्वारा कलेक्ट किया जाता है जो सर्विसेज ले रहे हैं। कैन इसके अंदर सर्विसेज भी आ जाती है, और ये समथिंग वो हो सकती है जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, बना रहे हैं, या लेवाई किया जाता है सेलर ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर लगा, ये जो बेच रहा है प्रोडक्ट उसके ऊपर लगाया जाता है। अब नेक्स्ट कैटेगरी इसकी सेकंड आती है इनडायरेक्ट टैक्स की, वो है सर्विस टैक्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब सर्विस टैक्स क्या है, किसको देना पड़ता है, देखिए, लाइक सेल टैक्स एडेड टू द प्राइस ऑफ द गुड्स, जैसे कि सेल्स टैक्स ऐड कर दिया जाता है गुड्स के प्राइस के अंदर जो कि इंडिया में बेचा जा रहा है, वैसे ही सर्विस टैक्स होता है जो ऐड किया जाता है सर्विसेज के अंदर जो कि प्रोवाइड की जा रही हैं इंडिया में, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट्स हैं वैसे ही सर्विसेज हैं, उनके ऊपर लगता है। इन द रीडिंग ऑफ द बजट, जब बजट पढ़ा जाता है, बजट 2015 के अंदर बोला गया था, इट वॉज अनाउंस, ये कहा गया था दैट द सर्विस टैक्स विल बी रेज्ड फ्रॉम 12.36% टू 14%, मतलब सर्विस टैक्स बढ़ा दिया गया है 12.5% से 14% कर दिया है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन गुड्स, ये एप्लीकेबल गुड्स पे नहीं होगा, बट ऑन कंपनीज दैट प्रोवाइड सर्विसेज, उन कंपनीज पे लगेगा जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे होटल्स वाले हो गए, होटल्स का एग्जांपल होता है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, तो उनके ऊपर लगेगा ये टैक्स, सर्विस टैक्स लगता है, ठीक है। एंड इज कलेक्टेड एवरी मंथ, और उनसे एवरी मंथ हर महीने कलेक्ट किया जाएगा। वंस एवरी क्वार्टर बेस्ड ऑन हाउ, एक क्वार्टर के बीच में बेस्ड होगा ऑन हाउ द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, मतलब वो एक क्वार्टर में ये देखेंगे, पूरा एक क्वार्टर यानी 3 महीने के अंदर ये देखेंगे कि भाई आपने कितनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं।
इसमें ये देखा जाता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर है, अगर वो कंपनी, देन द सर्विस टैक्स इज पेड ओनली वंस, तो एक ही बार पे किया जाएगा। वंस द कस्टमर पेज द बिल, जब कस्टमर बिल पे करेगा तो उस पर सर्विस टैक्स तब लगेगा। हाउ एवर द कंपनीज द सर्विस टैक्स इज पेएबल, हाउएवर द कंपनी फॉर कंपनीज, जो कंपनीज हैं वो सर्विस टैक्स जो पेएबल होगा उनके लिए द मोमेंट द इनवॉइस इज रेज, जब सिर्फ इनवॉइस रेज किया जाएगा, मतलब बिल बनाया जाएगा तभी लगेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ कस्टमर पेइंग द बिल, ये जरूरी नहीं है कि कस्टमर बिल पे कर रहा है, जब इनवॉइस बनेगा तभी। एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट सिंस द सर्विस एट द रेस्टोरेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, मतलब सिंस सर्विस जो रेस्टोरेंट के अंदर लगती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड के ऊपर होती है, उसके अंदर वेटर एंड प्रेमिसेस ऑल्सो ये सारा होता है, इसके अंदर इंक्लूड होता है देमसेल्व्स। इट इज़ डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट व्हाट क्वालिफाइज फॉर सर्विस टैक्स, इसमें ये नहीं पता लगाया जा सकता कि सर्विस टैक्स कौन सा लगा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, किस किस को इंक्लूड किया है। टू रिमूव एनी एम्बिग्विटी, इसलिए एम्बिग्विटीज़ को हटाने के लिए इन दिस रिगार्ड इट हैज़ बिन अनाउंस किया गया था दैट द सर्विस टैक्स इन रेस्टोरेंट्स विल बी लेवाइड ओनली 40% ऑफ द टोटल बिल, मतलब सर्विस टैक्स जो है कंपनीज के ऊपर जो कंपनीज लेंगी वो 40% लेंगी, ठीक है। रेस्टोरेंट्स के बारे में बताया गया है कि वो 40% ऑफ टोटल बिल का 40% लेंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है वैल्यू एडिड टैक्स की। वैल्यू एडिड टैक्स क्या है, जिसको कि वैट बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है, इसका भी आप देख लीजिए मीनिंग। द वैल्यू एडिड टैक्स इज अ टैक्स दैट इज लेवाइड एट द डिसर्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी से लगाया जाता है। नॉट ऑल स्टेट्स इम्प्लीमेंटेड इट, सारी स्टेट्स इसको नहीं लगाया है, सब स्टेट्स ने नहीं लगाया है। व्हेन इट वॉज फर्स्ट अनाउंस्ड, जब ये पहले अनाउंस किया गया था तब ऐसा नहीं हुआ था। द टैक्स इज लेवाइड ऑन द वेरियस गुड्स सोल्ड इन द स्टेट, ये टैक्स उन पे लगाया जाता है जो कि गुड्स जो स्टेट के अंदर बेचे जाते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स इज डिसाइडेड बाय द स्टेट इटसेल्फ, इसलिए वैट जो होता है वो स्टेट्स जो है अपनी मर्जी से लगाती हैं, ठीक है, और स्टेट के अंदर ही प्रोडक्ट सेल होता है। फॉर एग्जाम्पल इन गुजरात के अंदर द गवर्नमेंट जो है वो स्प्लिट ऑल द गुड्स इनटू वेरियस कैटेगरीज, गुजरात में के अंदर स्टेट ने गुड्स को, प्रोडक्ट्स उत्पादन को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर विभाजित कर दिया है, कॉल्ड शेड्यूल्ड, उनको शेड्यूल्स बोला गया है। तो इसके अंदर 3 शेड्यूल्स हैं जो कि हर शेड्यूल के अंदर अपना वैट अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से डिसाइड कर दिया गया है कि किन किन प्रोडक्ट्स पे कितना लगेगा। जैसे कि शेड्यूल 3 के अंदर वैट 1% है, शेड्यूल 2 के अंदर वैट 5% है, और इसी तरह से नेक्स्ट के अंदर भी, थर्ड के अंदर भी है। गुड्स दैट हैव नॉट बीन क्लासिफाइड, जो भी गुड्स इसके अंदर क्लासीफाई नहीं किए गए इन स्केड्यूल्स के अंदर, उनके ऊपर वैट जो है 15% वैट लगेगा, ठीक है। इसका मतलब वो 15% की कैटेगरी वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो ये होता है वैल्यू एडिड टैक्स, जो कि स्टेट लगाती है अपनी मर्जी से, और स्टेट के अंदर ही प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, और स्टेट की मर्जी होती है वो लगाए या ना लगाए, या कितना किस प्रोडक्ट पे कितना लगाए, ठीक है फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट कैटेगरी बता देती हूँ आपको जल्दी से। एक कैटेगरी है फोर्थ, कस्टम ड्यूटी एंड ऑक्ट्रॉय। ये कस्टम ड्यूटी का नाम आपने सुना होगा, जब बाहर से कोई व्हेन यू परचेज कोई एनीथिंग दैट नीड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्री, फॉरेन कंट्री से जब कोई चीज़ आप इंपोर्ट करवाते हैं, मंगवाते हैं बाहर से, तो उसके ऊपर जो चार्ज एप्लीकेबल होता है उसको, एंड इट इज़ द कस्टम ड्यूटी, और उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, उसको बोला जाता है। इट अप्लाइज टू द ऑल प्रोडक्ट्स दैट कम इन वाया लैंड, सी और एयर, मतलब अगर वो प्रोडक्ट कोई भी फॉरेन कंट्री से आ रहा है, चाहे वो ज़मीन से आ रहा है, ऑन रूट मतलब बाय रोड आ रहा है, समुद्र के रास्ते, या हवाई जहाज के थ्रू आ रहा है, तो सब पे लगता है कस्टम ड्यूटी। इवन इफ़ यू ब्रिंग इन प्रोडक्ट्स ब्रॉट इन अनदर कंट्री टू इंडिया, अगर किसी कंट्री से आप इंडिया के अंदर अपना कुछ सामान लाए हो तो भी कस्टम ड्यूटी आपके ऊपर लगेगी। तो जो पर्पज़ होता है कस्टम ड्यूटी का, ये इंश्योर करना होता है कि दैट सारे के गुड्स जो भी एंटर कर रहे हैं कंट्री के अंदर, उनके ऊपर टैक्स लगा होना चाहिए और पे होना चाहिए। तो जस्ट एज कस्टम ड्यूटी इंश्योर किया जाता है कि गुड्स जो हैं फॉर अदर कंट्रीज आर टैक्स्ड, मतलब दूसरे कंट्रीज से जो गुड्स हैं उन पे टैक्स लगा है, ये देखने के लिए लगाया जाता है। और ऑक्ट्रॉय जो होता है वो माल भाड़ा को बोला जाता है, मतलब किराया। इज मेंट टू इंश्योर दैट द गुड्स क्रॉसिंग स्टेट बॉर्डर्स, मतलब जो गुड्स जो हैं स्टेट बॉर्डर्स को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब जब इंडिया के अंदर आ गया तो फिर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जो बॉर्डर्स क्रॉस करके जा रहे हैं उनके ऊपर भी टैक्स प्रॉपरली लगेगा। इट इज़ लेवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती हैं और ये फंक्शन करता है इन मच द सेम वे एज कस्टम ड्यूटी डज, बिल्कुल कस्टम ड्यूटी की तरह ही ये भी टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है इसकी, फिफ्थ कैटेगरी इनडायरेक्ट टैक्स की, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है फ्रेंड्स, डिटेल में सारे नोट्स दे रही हूँ, लिखते जाइएगा, बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, ये टैक्स है जो कि लेवाई किया जाता है, लेवाइड मतलब लगाया जाता है ऑन उन गुड्स पे, उन
गुड्स मतलब सामान पे जो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस बनाए जाते हैं या प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडिया के अंदर, ये डिफरेंट होते हैं, कस्टम ड्यूटी से अलग होते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेबल होते हैं सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर उन जो कि प्रोड्यूस की जाती है इंडिया के अंदर। ठीक है, कस्टम ड्यूटी के अंदर तो बाहर से लाए गए उत्पाद या सामान के ऊपर लगता है, लेकिन ये जो उन सामानों पे लगता है जो इंडिया के अंदर ही बनाए गए हैं। और ऑल्सो इनको बोला जाता है सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स, CVAT, मतलब सेंट्रल CENVAT, इसको ये भी बोला जाता है सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स। तो ये जो टैक्स है वो कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। सेंट्रल लिखा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी इसको। ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द गुड्स, जो बनाते हैं उनसे लिया जाता है सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स। तो इट कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड फ्रॉम दोज एंटिटीज दैट रिसीव मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, उन कंपनी से भी लिया जाता है जो मैन्युफैक्चर गुड्स को रिसीव करती हैं, अपने पास मंगवाती हैं। एंड एम्प्लॉय पीपल टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स, और जो अपने लोगों से के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाती हैं या जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू देमसेल्व्स, मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू हमारे पास जो आ रहा है और जो ट्रांसपोर्टर है उन सब के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। मतलब माल अगर आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, स्टेट टू स्टेट जा रहा है या सामान जा रहा है आप, तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी लास्ट कैटेगरी में बता रही हूँ GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो जरूर देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो शॉर्ट लॉन्ग सब में पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट टाइप है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, लास्ट एंड 6th पॉइंट टाइप बोलेंगे। 6 टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। लास्ट मैं बता रही हूँ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको GST बोला जाता है। और ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज वैल्यू एडिड टैक्स, ये वैल्यू एडिड टैक्स होता है जो कि लेवाई किया जाता है ऑल पॉइंट्स इन द सप्लाई चेन। मतलब GST जो होता है वो सप्लाई चेन के अंदर होता है, ये लगाया जाता है। क्रेडिट, इसमें क्रेडिट अलाउड होता है फॉर एनी टैक्स पेड, अगर टैक्स पे किया जाए तो उस पर क्रेडिट भी अलाउ होता है। ऑन इनपुट्स एक्वायर्ड फॉर यूज़ इन मेकिंग द सप्लाई, मतलब सप्लाई करने के लिए उस माल को, इसलिए ये लगाया जाता है। इट वुड अप्लाई टू बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, ये दोनों पे, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे ही अप्लाई होता है कंप्रीहेंसिव मैनर में। एक तरह का इनका मैनर होता है विद एग्जेम्पशंस रेस्ट्रिक्टेड टू अ मिनिमम, मतलब कुछ एग्जेम्पशंस भी दी गई हैं किस पे कितना कितना किस हिसाब से लगेगा। इन कीपिंग विद द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, के अंदर इंडिया का स्ट्रक्चर देखते हुए ये प्रपोज किया गया था कि GST जो होगा लेवाई किया जाएगा कंकरेंटली बाय द सेंट्रल के थ्रू अगर लगाया जाएगा तो उसको CGST बोला जाएगा, और स्टेट लगाएगा तो SGST बोला जाएगा। इट इज़ एक्सपेक्टेड, ये इसलिए ये माना गया था कि जो बेस है इसका और अदर एसेंशियल डिज़ाइन होंगे वो बिल्कुल सेम रहेंगे बिटवीन CGST और SGST के अंदर। अक्रॉस SGSTs फॉर द इंडिविजुअल स्टेट्स, SGST जो होगा इंडिविजुअल स्टेट्स के लिए ही होगा। ठीक है, बोथ दोनों जो है CGST और SGST वुड बी लेवाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। मतलब कि आपका डेस्टिनेशन क्या है। CGST का मतलब होता है सेंट्रल GST और SGST का मतलब होता है स्टेट GST। तो जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जाएगा उसके हिसाब से अलग लगेगा, और सेंट्रल के अंदर पूरे देश में जाएगा उसके हिसाब से अलग टैक्स लगेंगे। ठीक है, तो ये डेस्टिनेशन के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होगा कि आपका सामान कहाँ पे जा रहा है, स्टेट टू स्टेट है या इंटर स्टेट जा रहा है या सेंट्रल में जा रहा है पूरे देश में। दस एक्सपोर्ट्स वुड बी जीरो रेटेड, एक्सपोर्ट जो होता है वो जीरो रेटेड होता है, लेकिन इंपोर्ट के जो होता है आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर जीरो रेटेड है, लेकिन अगर इंपोर्ट हो रहा है वुड अट्रैक्ट द टैक्स, तो इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लग जाएगा। इन द सेम मैनर एज डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है वैसे ही इंपोर्ट करेंगे अगर तो उस पर भी लगेगा। इन द स्टेट सप्लाईज विद इन इंडिया, अगर स्टेट के अंदर सप्लाई हो रही है, सिर्फ स्टेट्स के अंदर ही हो रही है इंडिया में, वुड अट्रैक्ट एन इंटीग्रेटेड GST, तो एग्रीगेट के हिसाब से लगता है इसके अंदर, एग्रीगेट ऑफ CGST एंड SGST ऑफ द डेस्टिनेशन स्टेट। तो ये अगर इंडिया के अंदर है तो एग्रीगेट देखा जाएगा कि अंदर इसके अंदर CGST कितना लगेगा और SGST कितना लगेगा। इन एडिशन टू द IGST का मतलब होता है इंटरस्टेट GST, इंटरस्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड एडिशनल टैक्स ऑफ अप टू 1%, ये भी लगा जाता है, प्रपोज किया जाता है कि ये बाय द सेंटर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंटरस्टेट GST भी अपनी मर्जी से 1% लगाती है। द रिवेन्यू फ्रॉम दिस टैक्स इज टू बी असाइंड टू द ओरिजिन स्टेट, मतलब ये ओरिजिन स्टेट कौन सी है उसके हिसाब से इसका रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बताती हूँ, थोड़ा सा पॉइंट रह गया है, देखिएगा जरूर।
दिस टैक्स इज प्रपोज टू बी लेवाइड, ये टैक्स इसलिए लगाया गया था फॉर द इनिशियल 2 ईयर्स के लिए लगाया गया था, और सच लॉन्गर पीरियड, या फिर देखने के लिए कि ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा, एज रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। ये जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया था कि देखते हैं 2 साल तक चलता है या उससे आगे तक कैसे चलेगा। जीएसटी जो है हैज़ बिन एनविसेज किया गया है एज अ मोर एफिशिएंट टैक्स सिस्टम, तो जीएसटी को माना गया है कि बहुत एफिशिएंट टैक्स सिस्टम है जो कि न्यूट्रल है इन इट्स एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशनली अट्रैक्टिव, और अट्रैक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से इसका हो जाता है इसका कि भी किस चीज़ पे कितना जीएसटी लगेगा। अब मैं आपको जीएसटी की एडवांटेजेस भी बता देती हूँ। अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आएगा तो आप इसका मीनिंग जो भी मैंने पूरा बताया और इसकी एडवांटेजेस आप सारी लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। एडवांटेजेस क्या है? वाइडर टैक्स बेस है, ये नेसेसरी होता है फॉर लॉयरिंग द टैक्स रेट्स के लिए, कम कर देता है टैक्स रेट्स को, एंड एलिमिनेटिंग क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स, क्लासिफिकेशन के डिस्प्यूट्स को एलिमिनेट कर देता है। सेकंड है इसमें एलिमिनेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस नहीं लगते हैं, एंड द कैस्केडिंग इफेक्ट्स नहीं लगते इसके ऊपर, मतलब एलिमिनेट हो गए बहुत सारे टैक्सेस जैसे पहले लगते थे, तो जीएसटी लगने से एक ही लग गया। पहले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अब एक ही बन गया, पहले गुड्स पे अलग सेल्स टैक्स अलग लगता था, सर्विस टैक्स अलग लगता था, तो अब जीएसटी एक बना देने से एक ही टैक्स लगता है। ठीक है, अब रैशनलाइजेशन जो है ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर का वो सिंप्लीफिकेशन हो गया है कंप्लाइंस प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग, रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर का, ठीक है, एंड सिंप्लीफिकेशन हो गया, आसान हो गया है कंप्लाइंस करना प्रोसीजर्स को। उसके बाद है हार्मोनाइजेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट टैक्सेस एडमिनिस्ट्रेशंस विच वुड रिड्यूस डुप्लीकेशन एंड कंप्लाइंस कॉस्ट। हार्मोनाइजेशन हो गया, मिलजुल के ही सेंटर और स्टेट जो है इसमें काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है ताकि रिड्यूस किया जाए डुप्लीकेशन, बार बार अलग से टैक्सेस ना लगाए जा सकें, डुप्लीकेट टैक्सेस या कंप्लाइंस ना हो, कॉस्ट की बढ़ ना जाए। उसके बाद ऑटोमेशन ऑफ कंप्लाइंस जो है, प्रोसीजर ऑटोमेटेड हो गया है, अपने आप लग जाते हैं, पता लग जाता है, टू रिड्यूस एरर्स एंड इंक्रीज एफिशिएंसी, एरर्स को कम किया जाता है और इंक्रीज हो गई एफिशिएंसी, इसके अंदर इंक्रीज हो गई है। तो फ्रेंड्स ये था इसका जीएसटी के, मैंने आपको एडवांटेजेस भी बता दिए और इसका मैंने जीएसटी क्या है ये सारे मैंने आज आपको इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। अब आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आ गए हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सारे मैंने टैक्सेस आज आपको बता दिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत लेंथी क्वेश्चन था, अच्छा वीडियो बन गया आज, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियो को। ये डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट दीजिएगा आप। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।